हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं में तीसरा ग्रेड का विषय जल सुरक्षा के बारे में देख रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैं समझा चुकी हूँ कि यह किसके जगह पर जल सुरक्षा इस साल से नया कक्षा 9वीं के लिए खास शुरू किया गया है। तो इसलिए इसकी थोड़ी बहुत जानकारी दी जा रही है, क्योंकि मार्केट में इसकी कोई किताब आई नहीं है हिंदी मीडियम के लिए। तो इसलिए दो टॉपिक में आप लोगों को अच्छे से जानकारी दी जा रही है, वो है जल चक्र और जल प्रदूषण। तो पिछले वीडियो में हम जानकारी ले लिए थे टॉपिक हमें क्या क्या पढ़ना है। अब आज इस वीडियो में पार्ट 2 वीडियो में जल सुरक्षा के हम जल चक्र के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं चार्ट से समझा देती हूँ, फिर उसके पॉइंट्स जो क्या लिखने हैं वो मैं समझाऊंगी। इसको आपको उपक्रम के रूप में लेना है। यह आपका 25 नंबर के लिए उपक्रम है। बाकी लिखित कार्य 25 नंबर का होगा और इस तरह से टोटल 50 मार्क का आप जल सुरक्षा इस वर्ष पूरा करोगे ग्रेड विषय के लिए। तो सबसे पहले हम वो चार्ट देखते हैं जो आप लोगों को बनाना है और इसी तरह से समझाना है। तो ये है जल चक्र का या वाटर साइकिल जो अंग्रेजी में कहते हैं, उसका चार्ट बनाया है। आप चार्ट में भी बना सकते हो और कार्ड पेपर में भी बना सकते हो। और इसको किस तरह से लिखना है वो देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर जो है जल चक्र, उसका परिभाषा द वाटर साइकिल दिया गया। वह प्रक्रिया जिसमें जल पृथ्वी की सतह से वायुमंडल और वायुमंडल से पृथ्वी की सतह में घूमती है, इस चक्र को जल चक्र कहते हैं। यहाँ क्या कहा गया है कि जो जल है वो पृथ्वी की सतह से वायुमंडल और वायुमंडल से पुनः पृथ्वी की सतह पहुँचती है, तो इस चक्र को हम जल चक्र कहते हैं। तो ये प्रक्रिया कैसे होती है, किस तरह से ये जो हमारा समुद्र का पानी, नदी का पानी, तालाब का पानी ऊपर पहुंचता है, बादल बनाता है और फिर वर्षा का रूप लेकर नीचे आता है, ये कैसे होती है प्रक्रिया वो हम समझते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं समुद्र का एरिया है। समुद्र जो क्षेत्र है पृथ्वी का सबसे अत्यधिक भाग घिरा हुआ क्षेत्र है। यह पृथ्वी उसके पृष्ठफल के 75% समुद्र से घिरा हुआ भाग है। पृथ्वी का जो 75% क्षेत्र है वो समुद्र से घिरा हुआ है, अर्थात पृथ्वी पर समुद्र का हिस्सा जो है सबसे अधिक है। तो समुद्र का पानी हो, तालाब का पानी या नदी का पानी हो, तो सूर्य के अत्यधिक तेज किरणों की सहायता से वो जो पानी है उसका वाष्पीकरण होने लगता है। वाष्पीकरण प्रक्रिया दिया गया है, इवेपोरेशन कहते हैं अंग्रेजी में। हर एक प्रक्रिया का अंग्रेजी नाम भी दिया गया है। तो वाष्पीकरण प्रक्रिया होती है जिससे जो जल है वो जल वाष्प का रूप ले लेता है। वो किसकी वजह से लेता है? ऊष्मा के वजह से। और इस तरह से सिर्फ जल वाष्प इसी प्रक्रिया द्वारा नहीं होता है। हमारे धरती पर जो पेड़ पौधे हैं वो अक्सर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते रहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। इस वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया से जल वाष्प का निर्माण होता है और ये जल वाष्प वायुमंडल में पहुंचते हैं और ठंडी हवाओं के कारण संघनन की क्रिया, कंडेंसेशन की प्रक्रिया होती है और ठंडी हवाओं से ये वो जल वाष्प धूल कण इकट्ठा होकर बादल बनाते हैं और जितनी ऊंचाई पर उठते हैं वो बादल को ठंडी हवाएं उड़ा उड़ा कर पहाड़ी क्षेत्र में ले जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्र से वो बादल टकरा के वो जो जलवाष्प उसकी बूंदें हैं जो अत्यधिक जल से भर कर भारी हो जाती हैं, वहीं पर वो जल के रूप में, बर्फ के रूप में, ओलों के रूप में बरसने लगती हैं और वह फिर जल का रूप लेकर बहते हुए पुनः नदी तालाबों से होते हुए समुद्र में पहुंचती हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ से शुरू किया, वायुमंडल पे पहुँचा, वायुमंडल से फिर पहाड़ का रूप, पहाड़ से बहते हुए वापस समुद्र में पहुँचे। तो इस चक्र को हम जल चक्र कहते हैं। तो इसी तरह से आप लोगों को चार्ट बनाना है, सुंदर सा एक चार्ट बनाना है और उसको स्पष्टीकरण भी इसी तरह से देना है। 4 प्रकार की प्रक्रिया हमने वाष्पीकरण, संघनन का देखा है, वाष्पोत्सर्जन देखा है। और जब ये जल बूंदों का प्रक्रिया होता है, अर्थात ये जो पानी जाती है वो बर्फ ओले का रूप लेती हैं, तो उस वहाँ पर वह अवक्षेपण की प्रक्रिया होती है, अर्थात प्रेसिपिटेशन होता है। जैसे पहले वाष्पीकरण हुआ, उसके बाद संघनन हुआ, संघनन के बाद वो जल बूंदें इकट्ठा हुई और फिर वो बर्फ ओले का भी रूप लेकर आ रही है धरती पर, तो वहाँ पर अवक्षेपण अर्थात
प्रेसिपिटेशन हुआ। तो इस तरह से हमारा जो जल है वाष्प बनकर, बूंद बनकर बर्फ ओलों के रूप में पुनः धरती पर पहुंचता है। तो इस तरह से आप लोगों को यह जल चक्र को स्पष्ट करना है। ये पूरा चार्ट बनाकर स्पष्टीकरण देने पर आपका एक उपक्रम तैयार हो जाएगा। तो मुझे लगता है आप लोगों ने ये चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अच्छे से देख लीजिए। अब इस पर कौन कौन से मुद्दे आपको उसके ऊपर लिखकर इसके साथ लगाना है, वो मुद्दे अभी मैं बता रही हूँ। जल चक्र किसे कहते हैं, स्पष्ट करो। परिभाषा हमने अभी देखा, जल निरंतर पृथ्वी की सतह से वायुमंडल और वायुमंडल से वापस पृथ्वी की सतह में घूमता रहता है। जल की इस चक्रीय गति को जल चक्र कहते हैं। जल चक्र कैसे तैयार होता है? जल चक्र के दौरान जल जो होता है ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। हमने यहाँ देखा ना कि जब हमारा जल चक्र शुरू हुआ था तो यहाँ पर जल द्रव अवस्था में था। जब वाष्पीकरण हुआ तो यहाँ पर वो गैसीय अवस्था में आ गया, और उसके बाद जब अवक्षेपण हुआ तो वो ठोस द्रव, बर्फ, ओले का भी रूप लिया, तो वहाँ ठोस रूप में हमारा जल परिवर्तित हो गया। अर्थात जल चक्र में जो जल है, पानी है, वो तीनों की अवस्था ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है। सूर्य की ऊष्मा महासागरों, तालाबों और नदियों के जल को जलवाष्प में बदल देती है। इसे ही वाष्पीकरण या वेपोरेशन कहते हैं। यह जलवाष्प वायुमंडल में चली जाती है। और वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन, इस प्रक्रिया के दौरान पौधे भी हवा में जलवाष्प छोड़ते हैं। अर्थात जलवाष्प बनने की दो प्रक्रियाएं, वेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन। वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी बनी हुई जल वाष्प ऊंचाई पर जाने पर कम तापमान के कारण संघनित, कंडेंसेशन हो जाती है और बादलों का निर्माण करती है। हमने यहाँ पर देखा चार्ट में कि किस तरह से ऊंचे ठंडी हवाओं से मिलकर वो जल वाष्प का संघनन होने लगता है। जब बादलों में एकत्रित जल की बूंदें बहुत बड़ी और भारी हो जाती हैं, तब वे वर्षा, बर्फ या ओले के रूप में पृथ्वी की सतह पर गिरने लगती है। बरसने की इस प्रक्रिया को अवक्षेपण या प्रेसिपिटेशन कहते हैं। जो बर्फ ओलों के रूप में बरसने लगती है, इस प्रक्रिया को हम अवक्षेपण कहते हैं। तो ध्यान देना, हमारी चार प्रक्रियाएं, वेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन। छठवां, जब वर्षा के कुछ जल भूमि में जाकर जो बारिश होने लगता है, तो वर्षा की कुछ जो जल है, पानी है, भूमि का जल बन जाता है। बहुत अधिक वर्षा का जल भूमि की सतह पर बहता है और अंत में तालाबों, नदियों और महासागरों में मिल जाता है। हम देखते हैं ना, बारिश का पानी जब गिरता है तो उसकी कुछ मात्रा भूमि में समा जाती है और भूमि का जल का रूप ले लेती है, और बहुत अधिक मात्रा तालाबों, नदियों और महासागरों में जाकर मिल जाती है। जल चक्र को समझते समय आपने जल का 3 अवस्थाओं में देखा होगा। पहला, महासागरों, तालाबों और नदियों में तरल अवस्था में पाया जाता है। दूसरा, वाष्पीकरण, इवेपोरेशन तथा वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन से जल गैसीय अवस्था में दिखाई देता है। और अंत में अवक्षेपण के कारण जल बर्फ में रूपांतरित हो जाता है और यह जल का ठोस अवस्था दर्शाता है। अक्सर जो हिमालय की चोटियों पर बर्फ के रूप में वहाँ बारिश होता है। तो ये हमारे खास मुद्दे हैं कि जल चक्र के समय हमारा जो जल है तीनों अवस्था में पाया जाता है। और ये आपका उपक्रम है कि आपको जल चक्र का चार्ट बनाकर, जैसे मैं अभी आपको स्पष्ट की हूँ, आपको स्पष्ट करते हुए वीडियो भेजना है, अच्छे से बनाना है। तो ये हमारे जल सुरक्षा का पार्ट 2 का वीडियो पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम जल प्रदूषण के बारे में देखेंगे। थैंक यू।